हेलो। वेलकम टू आईकट एकेडमी। हमने केमिस्ट्री का एक पार्ट कर लिया था। हम लोगों ने उसमें एसिड बेस सॉल्ट और केमिकल रिएक्शन पूरे रिवाइज किए थे, सारे केमिकल रिएक्शंस कर ली थी। आज करते हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड, और उसके बाद अगर टाइम बचा तो हम मेटल एंड नॉन मेटल भी पूरा ही कंप्लीट करेंगे। कोशिश पूरी है कि कार्बोनेट्स कंपाउंड पूरी रिवाइज कर लेनी है और मेटल नॉन मेटल भी बिल्कुल फास्ट सारी चीजों को कवर करते हुए कर लेना है। कार्बोनेट्स कंपाउंड में सबसे पहले कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों होते हैं, उसकी रीजन क्या है। रीजन उसकी है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन। इसे हम लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। कैटेनेशन प्रॉपर्टी और कौन देती है? सिलिकॉन देती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। लेकिन सिलिकॉन की लॉन्ग चेन स्टेबल नहीं होती है और कार्बन की लॉन्ग चेन स्टेबल होती है। एक रीजन है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, दूसरी रीजन है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का क्या मतलब है? कार्बन की 4 वैलेंसी है, मतलब ये 4 डिफरेंट एटम से कंबाइन कर सकता है या 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम से कंबाइन कर सकता है और बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है। कुछ और भी रीजन है। कुछ और रीजन है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। दूसरा कुछ और रीजन है कि इसकी साइज जो होती है वो स्मॉल होती है। लेकिन मेन जो रीजन है वो कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी है। फिर एक और क्वेश्चन है कि कार्बन कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। कार्बन की अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकली तो K2L4, तो ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो हम 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। 4 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियस इतने इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करता। तो ये करता क्या है? ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। फिर हमारे पास हाइड्रोकार्बन थी, सबसे पहली कंपाउंड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसकी कंपाउंड होती है? कार्बन और हाइड्रोजन की। एक होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं जो कि अल्केन होते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड होती है और ट्रिपल बॉन्ड होती है। डबल बॉन्ड वाले को हम लोग कहते हैं अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम लोग कहते हैं अल्काइन। अल्केन की जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। याद ऐसे रखना है, जितने कार्बन डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन। अल्कीन में जितने कार्बन जस्ट डबल हाइड्रोजन। अल्काइन में जितने कार्बन डबल से 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन का पहला मेंबर कौन है? मीथेन CH4। अल्कीन का पहला मेंबर कौन है? फर्स्ट मेंबर C2H4। और अल्काइन का पहला मेंबर कौन है? C2H2। मीथेन है, लेकिन इसका मीथेन नहीं होता, डबल बॉन्ड चाहिए हमें। मीथेन नहीं होता, क्या होता है? इथीन। और यहाँ क्या होता है? इथाइन। तो ये हमारे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन है। ठीक है, इसके साथ मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ सारे चैप्टर्स का। मेन पर्पस हमारा है रिएक्शंस। सारे रिएक्शन एक जगह करने हैं, रिएक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। तो एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर मैं तुरंत ही रिएक्शंस में आ रहा हूँ। इसके बाद साथ साथ हमारे पास क्या था? आइसोमर्स। आइसोमर्स आइसोमर्स क्या होते थे? आइसोमर्स होते थे सेम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होती है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होती है, उसे हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। ब्यूटेन के कितने आइसोमर? ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स। पेंटेन के कितने आइसोमर्स? पेंटेन के 3 आइसोमर्स। और हेक्सेन के कितने आइसोमर्स? हेक्सेन के 5 आइसोमर्स। तो ये आइसोमर्स हमें बनाने, ये बनाता हूँ। इसके साथ साथ मैं आइसोमर्स अभी जस्ट बना रहा हूँ। इसके साथ साथ एक और चीज थी, वो क्या थी? एलोट्रॉफ्स। एलोट्रॉफ्स कार्बन के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट और कार्बन। कौन कौन से एलोट्रॉफ्स है? एलोट्रॉफ्स है हमारे पास ग्रेफाइट, एलोट्रॉफ्स है हमारे पास डायमंड, और एलोट्रॉफ्स है बकमिनिस्टर फुलेरिन। बकमिनिस्टर फुलेरिन।
बकमिंस्टर फ्लोरीन C60 होती है, 60 कार्बन एटम्स एक साथ होते हैं। और डायमंड में क्या होती है, डायमंड में एक कार्बन के साथ चार कार्बन बॉन्ड बनाती है और एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है, थ्री डायमेंशनल। और डायमंड क्या होती है, हार्ड होती है, तभी डायमंड बहुत ही हार्ड होती है। अच्छा, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, चार इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों ने बॉन्ड बना लिया। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। वहीं ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो होती है, ग्रेफाइट तीन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाती है, तीन कार्बन के साथ, और तीन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के साथ साथ ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाती है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाती है। देखो, ये अगर कार्बन की बात करोगे तो देखो, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ कंबाइन किया, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ कंबाइन किया, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ कंबाइन किया। अगर आप इस कार्बन की बात करोगे तो देखो, इस कार्बन इसके साथ और फिर एक इसके साथ, इस तरह से हमारी ग्रेफाइट की हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनती चली जाती है। और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एक लेयर के ऊपर लेयर्स रहते हैं, तभी हमारी ग्रेफाइट जो होती है सॉफ्ट होती है, लुब्रिकेंट के लिए यूज होती है, पेंसिल में भी यूज करते हैं। ग्रेफाइट में एक कार्बन तीन इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करती है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहती है, इसलिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है आइसोमर्स के स्ट्रक्चर में, अभी जस्ट बनाता हूं। तो आइसोमर्स बना लेते हैं एक बार, क्योंकि आइसोमर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10। ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स, दो आइसोमर्स। कैसे बनाएंगे, ये हमारी एक ब्यूटेन, हर एक डैश में क्या लगेगी, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये हमारी नॉर्मल ब्यूटेन है, कॉमन नेम इसकी क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन। एक दूसरी ब्यूटेन है, तीन ही कार्बन की चेन है और एक कार्बन यहाँ लगा है, और इन सभी में चार बॉन्ड फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसका कॉमन नेम क्या है, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। आयुपेक नेम की बात करें तो इसकी आयुपेक नेम सिर्फ ब्यूटेन है, और इसकी आयुपेक नेम की बात करें तो ये है 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन, ये आयुपेक नेम है हमारी। तो ब्यूटेन के हमारे दो आइसोमर्स हैं। ब्यूटेन के बाद फिर हमारे पास कौन था सर, पेंटेन, C5H12। पेंटेन के कितने आइसोमर्स बताए, पेंटेन के तीन आइसोमर्स। तो पहली 1 2 3 4 5, ये हमारी नॉर्मल पेंटेन है, जिसकी आयुपेक नेम सिर्फ और सिर्फ पेंटेन ही है। अब उसके बाद आप चार कार्बन की चेन बनाओ, चार कार्बन की चेन, और एक कार्बन आप यहाँ पर लगा दो। अगर आप यहाँ की जगह अगर आप यहाँ भी लगाते तो बात एक ही होती। आपने यहाँ लगाया तो भी सेकंड कार्बन है, यहाँ लगाया तो इस साइड से काउंटिंग होंगे, सेकंड कार्बन है, दोनों सेम स्ट्रक्चर है। और सभी बाकी में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, बाकी सभी में हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ भी 1 2 3 4, चार बैलेंसी होती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन चार होते हैं, चारों जगह इसकी हाइड्रोजन की बॉन्ड बन जाएगी। सभी जगह आप हाइड्रोजन 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 लिख लोगे। इसका नाम क्या है, इसका आयुपेक नेम है इसके 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन। और कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम है आइसोब्यूटेन। आइसो सेकंड कार्बन पे अटैच होती है तो इसको हम लोग आइसो वर्ड देते हैं, आइसोब्यूटेन। आइसोपेंटेन, दिस इज आइसोपेंटेन। ब्यूटेन है नाम, अगर कॉमन नेम है तो ये आइसोपेंटेन ही रहेगी। तीसरा हमारे पास है, अब आप एक काम करो, सिर्फ तीन कार्बन का चेन बनाओ, एक कार्बन यहाँ लगा दो, एक कार्बन यहाँ लगा दो, सभी में बॉन्ड फुलफिल कर दो, हाइड्रोजन लगाकर सभी में बॉन्ड फुलफिल कर दो। और ये क्या बनेगी, ये बनेगी 2,2 डाईमिथाइल 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 प्रोपेन, डाईमिथाइल प्रोपेन। और इसकी कॉमन नेम क्या है, इसकी कॉमन नेम है नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो ये हमारी पेंटेन की तीन आइसोमर्स थी, और कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। अब आ जाओ, अब हमारे पास है हेक्सेन, C6H14। हेक्सेन के कितने आइसोमर्स बताए, 5 आइसोमर्स। हेक्सेन के 5 आइसोमर्स। पहली वाली 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल हेक्सेन। सभी में आप हाइड्रोजन लगाकर बॉन्ड फुलफिल करोगे, सभी में हाइड्रोजन लगाकर बॉन्ड फुलफिल करोगे, ये हेक्सेन होगी। उसके बाद दूसरी वाली आप एक काम करो, 5 कार्बन की चेन बनाओ, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की चेन में एक बार सेकंड कार्बन पे लगाओ,
सेकेंड कार्बन ये भी है, अगर इधर लगाते तो भी सेकेंड कार्बन है, इधर ऊपर लगाते तो भी सेकेंड कार्बन है, इधर लगाते तो भी सेकेंड कार्बन है। लोएस्ट पोजीशन से काउंटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद इसकी इसकी भी वैलेंसी बॉन्ड फुलफिल कर दो हाइड्रोजन लगाकर, और ये वाली क्या कहलाएगी, ये वाली कहलाएगी 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन, और कॉमन नेम क्या है, आइसोहेक्सेन, आइसोहेक्सेन। अच्छा, अभी 5 कार्बन की चेन में एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है। आप बीच में एक कार्बन लगा दो, बीच में एक कार्बन, बाकी सब हाइड्रोजन लगा दो, और ये क्या हो जाएगी 3 मिथाइल पेंटेन। ये अभी 3 आइसोमर्स बने। 6 कार्बन की चेन थी, एक स्ट्रक्चर। 5 कार्बन की चेन थी, पेरेंट चेन, इस पर 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब आप 4 कार्बन की चेन बना लो, 4, और आप एक कार्बन यहां लगा लो, एक कार्बन यहां लगा लो, तो ये वाले सभी हाइड्रोजन से फुलफिल कर दो बॉन्ड। सभी जगह 4 करने के लिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सभी जगह हाइड्रोजन लगानी है। इसका नाम क्या होगा, 2,3 डाइमिथाइल, 1 2 3 4 ब्यूटेन, ब्यूटेन। पेरेंट चेन कितनी, 4 कार्बन की। एक और आइसोमर पॉसिबल है। एक और आइसोमर कैसे होगी, आप 4 कार्बन की ही चेन बनाओ, ठीक है, 4 कार्बन की ही चेन बनाओ, और आप 4 कार्बन की चेन में अगर हमने एक यहां बनाया और एक यहां बनाया, तो ये C और ये C, तो ये हमारी हो गई 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाइमिथाइल। देखो ये 2,2 डाइमिथाइल है, ये 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, ये 2,3 है और ये 2,2, तो ये भी एक स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे हेक्सेन के 1 2 3 4 5 आइसोमर्स। आइसोमर्स इंपॉर्टेंट है, आइसोमर्स आते हैं, आइसोमर्स की सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला होती है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है क्योंकि केमिकल तो ये सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है क्योंकि स्ट्रक्चर इसकी क्या है, अलग है। एक और भी आइसोमर्स है जो ऐसे स्पेसिफिकली डिस्क्राइब तो नहीं किया एनसीईआरटी में, लेकिन आपने पढ़ा है। मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं साइक्लोप्रोपेन, ये हमारी साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर है, कार्बन कार्बन कार्बन, और हर एक जगह क्या लग जाती है, एक एक हाइड्रोजन लग जाती है। फॉर्मूला एक एक नहीं, 2 हाइड्रोजन लगेगी, 2 हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी C3H6। लेकिन C3H6 तो हमारी प्रोपीन भी होती है, प्रोपीन भी होती है। ये लो 3 कार्बन डबल बॉन्ड बना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, देखो इसमें भी C3H6, इसमें भी C3H6। तो जो साइक्लोप्रोपेन होते हैं वो प्रोपीन से मैच करते हैं, जो साइक्लोब्यूटेन होते हैं वो ब्यूटीन से मैच करते हैं, जो साइक्लोपेंटेन होते हैं वो पेंटीन से मैच करते हैं। तो ये लोग भी आइसोमर्स हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग। तो ये हमारा प्रॉपर आइसोमर्स का कंप्लीट था। ये मैं बोर्ड रब करता हूँ, फिर आगे कराता हूँ। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग कहते हैं बेंजीन। बेंजीन क्या है, एक अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अगर आपसे एग्जांपल बोले कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो वो बेंजीन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H6। स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है, हेक्सागन की तरह आपको बनाना है, हेक्सागन की तरह आपने बना लिया 6 कार्बन, और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब इसकी वैलेंसी काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या है 4 हम लोग इसकी बैलेंस फुलफिल करते हैं। 4 बॉन्ड बनने चाहिए, तो 4 बॉन्ड बन गए, यही हमारी स्ट्रक्चर है बेंजीन की, ये हमारी स्ट्रक्चर बेंजीन की है। तो बेंजीन एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब आ जाते हैं डायरेक्टली हम लोग केमिकल रिएक्शन। अच्छा, केमिकल रिएक्शन से पहले मैं आपको फंक्शनल ग्रुप थोड़ा बताता हूँ। फंक्शनल ग्रुप वो भी इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले हेलो अल्केन, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप क्या है, हेलो
अल्केन, हर एक का जो फर्स्ट मेंबर है वो हमेशा पहचानो। हेलो अल्केन में हमारे पास क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, तो आपने मीथेन बनाया, मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा दो तो ये CH3 हो गई, एक बॉन्ड फ्री हो गई, वहां पे Cl लगा दो, क्लोरोमीथेन। किसी ने बोला कि ब्रोमो, ब्रोमो ब्रोमो इथेन बनाओ, तो देखो मैं क्या बनाऊंगा, C2H6 इथेन बनाया, एक हाइड्रोजन मैंने कम कर दिया तो एक बॉन्ड फ्री हो गई, उस बॉन्ड में मैंने क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, ब्रोमो इथेन। अगर किसी ने बोला आयोडो, आयोडो पेंटेन, आयोडो पेंटेन, तो मैंने पेंटेन बनाया, C5H12, डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन फिर मैंने कम कर दिया तो एक बॉन्ड फ्री हो गई, उस बॉन्ड में क्या लग गई, आयोडीन, आयोडो पेंटेन। तो ये हेलो अल्केन में क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सारे हमारे हेलो अल्केन है। स्ट्रक्चर भी बनाना आसान है, अगर इसकी स्ट्रक्चर बनानी है तो आप इस तरह से बनाओगे, यहाँ एक Cl लग गई, यहाँ H। इसकी स्ट्रक्चर बनानी है तो दो बना दिया आपने, सभी जगह देखो H H H H, और एक क्या आ जाएगी, एक ब्रोमीन आ जाएगी। तो ये हमारी क्या है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के बाद फिर क्या थी, एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल में हमारे पास क्या है, मीथेनॉल, मीथेनॉल, ऑल, लास्ट में ऑल लग जाती है, सफिक्स होती है, ऑल लग जाती है, मीथेनॉल। मुझे मीथेनॉल बनाना है, देखो मैंने CH4 लिखा, फिर एक हाइड्रोजन कम करो, एक बॉन्ड फ्री हो गई, वहां क्या लगा दो, OH, मिथेनॉल। किसी ने बोला इथेनॉल, इथेनॉल, आप इथेन लिखो, C2H6 इथेन। हमेशा अल्केन वाली बनाओ, एक हाइड्रोजन हटाओ तो एक बॉन्ड फ्री होगी, उस बॉन्ड में आप फंक्शनल ग्रुप लगा दो, तो ये C2H6, एक H हटाया, C2H5 OH, इथेनॉल। किसी ने बोला ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल चार कार्बन वाली ब्यूटेन बना दो, C4H10, C4H10, C4H10 में आपने एक H कम कर दिया तो C4H9 और OH लगा दिया, ये ब्यूटेनॉल है। अल्कोहल के बाद फिर हमारी क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, देखो एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। कंडेंस करके लिखना है तो आप इसको CHO लिख सकते हो, एक बॉन्ड फ्री है। एल्डिहाइड की जो कार्बन है उसकी भी काउंटिंग होती है, वो भी हमारे काउंटिंग में। तो किसी ने बोला मिथेनल बनाओ, अच्छा इसके लास्ट में अल लग जाती है, लास्ट में क्या लगेगी, नेमिंग के लिए लास्ट में अल लग जाएगी, इसमें नेमिंग के लिए लास्ट में OL लगती है, इसमें नेमिंग के लिए लास्ट में AL लगती है, ठीक है। मिथेनल बोला, मिथेनल, अगर मिथेनल बोला तो पहले सबसे पहले ऐसे वाले में स्टार्टिंग करो फंक्शनल ग्रुप से, पहले फंक्शनल ग्रुप लिखो CHO। अब मिथेनल बोला तो एक कार्बन का, एक कार्बन, तो एक कार्बन तो ऑलरेडी है इसके पास, तो इसके बॉन्ड को फुलफिल करने के लिए हमने एक H लगा दिया। स्ट्रक्चर वाइज देख लो, C डबल बॉन्ड हो गई तो C 1 2 3 4, यहाँ पर H लगा दिया तो बन गई मिथेनल, ये मिथेनल है। किसी ने बोला इथेनल, इथेनल, इथेनल करो, इथेनल, तो पहले आप फंक्शनल ग्रुप लिखो CHO, अब इथेनल, अल, अल का मतलब CHO ग्रुप। अब इथेनल आपको बनानी है तो इथेनल कितने कार्बन के, दो कार्बन, एक कार्बन तो ऑलरेडी है इसके पास, तो एक और कार्बन की जरूरत है, एक और कार्बन का अल्केन क्या होता है, CH4 होता है, तो CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन हटाया, CH3, CH3, एक हाइड्रोजन जो आपने हटाया उससे जो बॉन्ड फ्री हुई वही CHO बन गई, तो CH3 CHO, ये हमारी क्या है, इथेनल। अच्छा प्रोपेनल, प्रोपेनल, मैंने क्या बोला, हमेशा हैबिट क्या बनानी है, हमेशा पहले फंक्शनल ग्रुप बनाओ। अगर आपने फंक्शनल ग्रुप बनाया तो एक कार्बन यहाँ काउंट हो गई। अब प्रोपेनल के लिए आपको कितने कार्बन चाहिए, टोटल 3 कार्बन, 3 में एक ऑलरेडी है आपके पास तो और 2 लगाने, 2 का पहले अल्केन सोचो, C2H6, और इसमें से एक हाइड्रोजन कम करो, मतलब कि C2H5 CH, ये बन गई प्रोपेनल। तो ये देखो ये हमने प्रोपेनल बना दिया। फिर नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारी क्या है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारी कीटोन, कीटोन, कीटोन की देखो ये स्ट्रक्चर होती है और दोनों साइड कार्बन होते हैं। कीटोन की स्ट्रक्चर ऐसे समझो कि एक CO बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड हो, और दोनों ही साइड कार्बन होने चाहिए, दोनों ही साइड कार्बन है तभी कीटोन है। अगर सिर्फ एक साइड कार्बन है, अगर सिर्फ एक साइड कार्बन है और इधर अगर आपने हाइड्रोजन लगा दिया तो ये तो देखो एल्डिहाइड बन जाएगी, CHO ग्रुप बन जाएगी। इसलिए कीटोन में क्या होती है, बीच में C डबल बॉन्ड O और दोनों ही साइड कार्बन होने चाहिए, दोनों ही साइड कार्बन होने चाहिए।
तो इसका पहला स्ट्रक्चर जब बनेगी तो वो क्या सी डबल बॉन्ड होगी, यहां भी एक सी लगाना होगा और यहां भी एक सी। एक कार्बन वाला क्या है CH3, एक कार्बन वाला क्या है CH3। फिर कैसे सोचा, एक कार्बन मतलब कि CH4 होनी चाहिए थी मीथेन, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाया CH3, जो हाइड्रोजन हटाया वहीं पर ये बॉन्ड लग गई, तो CH3CO CH3। इसका नाम क्या है, इसमें टोटल 3 कार्बन है तो इसका नाम है प्रोपेनोन, और इसके स्ट्रक्चर में सॉरी नेमिंग में ओन लग जाती है, ओन प्रोपेनोन। तो ये हमारी पहली मेंबर है। अब ये बात याद रखनी है कि इसकी पहले मेंबर प्रोपेनॉन होती है। किसी ने बोला कि थर्ड मेंबर कीटोन की बनाओ, थर्ड मेंबर, तो थर्ड मेंबर कितने कार्बन की बनेगी, पहले मेंबर बनी है 3 कार्बन की, सेकेंड मेंबर बनेगी 4 कार्बन की, थर्ड मेंबर बनेगी 5 कार्बन की। मतलब किसी ने अगर बोला कि कीटोन के थर्ड मेंबर को बनाओ तो वो 5 कार्बन की बनेगी। और कैसे बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O। अब आपके पास टोटल 4 कार्बन और बचे हैं, 5 चाहिए थे, एक हमारी फंक्शनल ग्रुप में चली गई और 4 चाहिए। अब आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, आप चाहो तो C2H5 ऐसे लगा लो, आप चाहो तो C2H5 ना यहाँ पर लगा लो CH3 और यहाँ लगा लो C3H7 तो भी हमारी कीटोन बन गई। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है पेंटेनोन, पेंटेनोन। आई होप कीटोन समझ में आई होगी। लास्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सी है हमारी, कार्बोक्सिलिक एसिड। कहां बनाऊं, मैं रब करके बताता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हेलो अल्केन रब कर रहा हूं मैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की फंक्शनल ग्रुप क्या होती है, C डबल बॉन्ड OH। कार्बोक्सिलिक एसिड की फंक्शनल ग्रुप होती है C डबल बॉन्ड OH। स्ट्रक्चर वाइज कैसे बनाते हैं, C डबल बॉन्ड O और यहाँ OH। ये अल्कोहल की ग्रुप नहीं है, C डबल बॉन्ड OH एक साथ काउंट करते हैं और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। पहला मेंबर बनाना है तो बस बॉन्ड बना दो H, मिथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड बनानी है तो पहले COOH लिख दिया हमने। इथेनोइक एसिड मतलब कि 2 कार्बन, एक कार्बन तो इसके फंक्शनल ग्रुप में ही है, तो एक और कार्बन की होती है मीथेन CH4 से एक हाइड्रोजन निकालो, एक बॉन्ड फ्री, वो CH3COH। मुझे बनानी है प्रोपेनोइक एसिड, मैं पहले बनाऊंगा COH, प्रोपेनोइक एसिड। ये मैं क्या बना रहा हूं, प्रोपेनोइक एसिड। ये क्या बनाया है, ये बनाया मैंने इथेनोइक एसिड। C डबल बॉन्ड H प्रोपेनोइक एसिड, कितने कार्बन की जरूरत है, 3 कार्बन की, 3 में से एक है ऑलरेडी हमारे पास, 2 की जरूरत पड़ेगी तो C2H5, C2H6 होती है इथेन, एक हाइड्रोजन हटाया C2H5 प्रोपेनोइक एसिड। तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप थे। फंक्शनल ग्रुप क्यों कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये कंपाउंड के फंक्शन को डिसाइड करते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप। चलो अब रिएक्शन की बारी, अब मैं रिएक्शन कराता हूं। देखो कार्बोनेट्स कंपाउंड के केमिकल रिएक्शन बहुत बहुत आसान है, गिन करके 8 या 10 आपके रिएक्शन है जो पूरी बोर्ड में आ जाएगी। तो इस पूरे बोर्ड को देखो, इसके स्क्रीनशॉट लो और देखो कितनी इजी है। सबसे पहला रिएक्शन है हमारे पास कंबसन। किसी भी हाइड्रोकार्बन की या किसी भी कार्बन के कंपाउंड की कंबसन हो रही है, मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो रही है, तो बनेगी क्या, बनेगी CO2 H2O प्लस हीट एंड लाइट भी लिख सकते हो, हीट एंड लाइट। यही रीजन है कि हाइड्रोकार्बन एज अ फ्यूल यूज होती है। जो पेट्रोल डीजल यूज होती है उसमें क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन ही है। हाइड्रोकार्बन बर्न होती है, उसकी कंबसन होती है, कंबसन होने पर हीट और लाइट होती है, जिससे हमारी कार या हमारी व्हीकल चलती है। तो पहले रिएक्शन कंबसन है, डायरेक्ट याद करना, अगर कंबसन हो रही है, कोई चीज जल रही है तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन है, और रिएक्शन विद ऑक्सीजन में हीट और लाइट जनरेट होगी, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दूसरी रिएक्शन थी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसकी ऑक्सीडेशन दे रखी है, एनसीईआरटी में कार्बन कंपाउंड की आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही चीज की ऑक्सीडेशन दे रखी है, अल्कोहल की। कोई भी अल्कोहल हो अगर उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो वो बन जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होगी, ऑक्सीडेशन पे होगी अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, और एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अगर इनके प्रेजेंस में होंगे तो हमारा अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल C2H5OH
C2H5OH, अगर ये वाली चीज आप दे रहे हो अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो ये है हमारी इथेनॉल। तो इथेनॉल से बनेगी इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड C2H5COOH, और ये गलत है। क्यों गलत है? आंख बंद करके नहीं लिखना है कि इथेनॉल थी और इथेनॉल से आपने क्या बना दिया, प्रोपेनोइक एसिड बना दिया। C2H5 देखकर C2H5 लिखा आपने, ये गलत है, ये गलत है। ऐसे सोचो, ये अगर इथेनॉल है तो इथेनोइक एसिड बनेगी। इथेनोइक एसिड लिखने का क्या तरीका बताया मैंने, पहले COH लिखो। इथेनोइक एसिड मतलब दो कार्बन, एक कार्बन तो इसके पतला ग्रुप में ही है और एक और कार्बन की जरूरत पड़ेगी। एक और कार्बन से क्या बनता है, CH4 मीथेन, एक हाइड्रोजन हटाओ और ये लगा तो CH3COH। तो ये सही। हमेशा इसमें बहुत बच्चे गलतियां करते हैं कि अगर इथेनॉल है और अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो आंख बंद कर C2H5 लिखते हैं। नहीं, इथेनॉल है तो इथेनोइक एसिड CH3COH, अगर प्रोपेनॉल है तो प्रोपेनोइक एसिड, बिटेनॉल है तो बिटोनोइक एसिड, और जो प्रोपेनोइक एसिड, बिटोनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको लिखना है। तो ये है हमारी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें एक और भी बात है, इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन इज एडेड टू स्टार्टिंग मटेरियल। ऑक्सीजन इज एडेड टू स्टार्टिंग मटेरियल। मैं सही से लिख रहा हूं, C2H5OH, alkaline KMnO4, acidified K2Cr2O7, CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड। ऑक्सीजन देखो एक थी, यहाँ ऑक्सीजन दो होगी। बैलेंसिंग आपको नहीं करनी है। रिएक्शन के बीच में ऑक्सीजन के एटम जनरेट करता है ये, और वो ऑक्सीजन एटम यहाँ ऐड हो जाता है, बस इतना ही जानना है। तीसरी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है? अल्केन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्केन की प्रॉपर्टी है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे अल्केन की प्रॉपर्टी है। अल्केन जैसे कि हमने CH4 लिया, CH4 को हमने क्लोरीन गैस दिया, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट। ये बात याद रखनी कि सनलाइट के प्रेजेंस सब्स्टिट्यूट करेगा, एक हाइड्रोजन हटाएगा और उसकी जगह सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा? क्लोरीन। तो ये बनेगी CH3Cl, और साथ साथ एक क्लोरीन यहां से निकली और एक हाइड्रोजन यहां से निकली, दोनों मिलकर क्या बना दिया? HCl। अगली बार जब ये सब्स्टिट्यूट होगा तो क्या बन जाएगी? CH2Cl2, एक हाइड्रोजन हटेगी और एक क्लोरीन हाइड्रोजन, फिर से सब्स्टिट्यूट होगी। सनलाइट है, क्लोरीन भी है, तो धीरे धीरे सब्स्टिट्यूट होते चले जाएंगे। फिर क्या बनेगी? CHCl3, और एक बार सब्स्टिट्यूट होगी तो क्या बन जाएगी? CCl4। ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। और ये CCl4 क्या है? ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलना है तो आप क्या बोलोगे? इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वन ऑफ द हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय सम अदर एटम, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद है हमारी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही एडिशन रिएक्शन देती है। कौन कौन? अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन। तो मान लो मेरे पास एल्काइन है C2H2, C2H2 इथाइन, इथाइन। इसमें हाइड्रोजन दे दो, और कैटलिस्ट कौन से चाहिए? निकल चाहिए और पैलेडियम। निकल या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट चाहिए। कैटलिस्ट अगर होगी तो ये ऐड हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन ऐड कर दो, सब्स्टिट्यूट नहीं करना है आपको, ऐड करना है। तो ये क्या बन जाएगी? C2H4 क्या बन गई है? इथीन। अगर और भी हाइड्रोजन अवेलेबल है प्लस H2 और फिर से आपके पास निकल या पैलेडियम कैटलिस्ट है तो अब ये बन जाएगी C2H6। ये क्या बन गई? इथेन। तो देखो एडिशन रिएक्शन क्या होती है? एडिशन रिएक्शन से हाइड्रोजन ऐड होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाती है। अगर आप प्रोपाइन लोगे तो प्रोपीन बनेगी और फिर फाइनली प्रोपेन बनेगी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की जगह कुछ और चीजें भी ऐड हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन ही ऐड है। आप कोई और भी मॉलिक्यूल ले सकते हो, वो भी ऐड कर सकते हो। लेकिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एक स्पेसिफिक नाम है, इसका नाम है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन एक एडिशन रिएक्शन है। हाइड्रोजिनेशन एक एडिशन रिएक्शन जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। इसकी एक एप्लीकेशन है
क्या एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन है वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल, इसकी हाइड्रोजनेशन करोगे निकल या पैलेडियम कैटलिस्ट तो ये बदल जाएगी वेजिटेबल घी में, ये कन्वर्ट हो जाएगी वेजिटेबल घी में। देखो बनाने के लिए तो हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्री में, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हैं, लेकिन ये वेजिटेबल घी अनहेल्दी होती है और वेजिटेबल ऑयल हेल्दी होती है। वेजिटेबल ऑयल हेल्दी क्यों होती है? क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्टिव होती है, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये रिएक्टिव होती है और इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। लेकिन जब आप वेजिटेबल घी बनाते हो तो इसलिए बन जाती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्टिव नहीं होती है, लेस रिएक्टिव होती है। लेस रिएक्टिव होती है तो इजीली डाइजेस्ट नहीं होती। लेकिन हाँ, ये बनाते हैं, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन है हाइड्रोजनेशन की, ये हमारी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की एप्लीकेशन है। ठीक है, ऐसा भी रब कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं सिर्फ रिएक्शन लिख रहा हूं। एक होती है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन या अल्काइन, अगर इसमें आप ब्रोमीन ऐड कर दोगे तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाती है। सैचुरेटेड ब्रोमीन उसमें ऐड हो, जैसे हाइड्रोजन ऐड हुई है ब्रोमीन ऐड हो जाएगी। तो ब्रोमीन क्या होती है? डीकलराइज हो जाती है, डीकलराइज। तो ब्रोमीन वाटर में मेरे पास एक सब्सटेंस है अल्केन और एक सब्सटेंस है अल्कीन। अल्केन को मैं ब्रोमीन में डालूंगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो ब्रोमीन की कलर डिकलराइज नहीं होगी। लेकिन अगर मैं अल्कीन डालूंगा तो अल्कीन ब्रोमीन के साथ एडिशन रिएक्शन देगी, ब्रोमीन कंज्यूम होगी और ब्रोमीन की कलर डिकलराइज हो जाएगी। तो अगर ब्रोमीन वाटर में ब्रोमीन डिकलराइज होती है तो ये टेस्टिंग है किसकी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी है। ये 4 रिएक्शंस हैं जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं। ये स्टार्टिंग में दे रखा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनेट कंपाउंड और उसके रिएक्शंस दे रखे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में ये 4 चीजें हैं। इसके बाद कुछ रिएक्शंस अल्कोहल में है और कुछ रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड में है। तो चलो अल्कोहल वाली रिएक्शन करते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल की पहली रिएक्शन क्या है? पहले रिएक्शन तो देखो ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट और लाइट देगी। दूसरी तो आप यहीं पे दे सकते हो, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तीसरा जो यहाँ पर दे रखा है वो दे रखा है रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ अल्कोहल रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस देती है। तो यहां पर हमारे पास क्या है? C2H5OH प्लस Na। अगर ऐसा करोगे तो ये बन जाएगी C2H5O माइनस Na प्लस, और साथ में एक गैस निकलेगी, कौन सी? हाइड्रोजन गैस, विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? C2H5O माइनस Na। ये है हमारी सोडियम इथॉक्साइड। 2 हाइड्रोजन चाहिए तो यहाँ पर 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल होंगे, एक अल्कोहल से एक हाइड्रोजन, 2 अल्कोहल से 2 हाइड्रोजन, और सोडियम भी 2 होगी, यहां भी 2 कर दो, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेंगे। ये है रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। इसे सोडियम मेटल टेस्ट भी कहते हैं। अगर आपके पास सोडियम है तो आप पता कर सकते हो कौन सी लिक्विड अल्कोहल है, कौन सी कार्बोक्सिलिक एसिड है। सोडियम मेटल को डालो, जिस वाले से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, बर्निंग मैस्टिक बर्न करेगी पॉप साउंड से, वो उसका मतलब कि वो अल्कोहल है। अल्कोहल ने रिएक्ट किया है और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया है। दूसरी रिएक्शन क्या थी? दूसरी रिएक्शन थी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, हाइड्रोजन डिहाइड्रेशन, वाटर, लॉस ऑफ वाटर। तो आपके पास क्या है? C2H5OH, C2H5OH, और इसकी डिहाइड्रेशन होगी तो आप H2O बाहर निकालो। आप सोचो H2O बाहर निकाल रहे हो, OH और एक H बाहर निकाल लिया तो H2O होगी। अगर H2O बाहर निकालो तो बचा क्या? C2H4, एक हाइड्रोजन यहां से गई, एक हाइड्रोजन यहां से और एक ऑक्सीजन, C2H4, बस लॉस ऑफ वाटर। लेकिन डिहाइड्रेशन ऐसे ही तो नहीं होगी, रखे तो अल्कोहल डिहाइड्रेट नहीं होगा, इसको चाहिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है? हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और ये होती कितनी है? 443 केल्विन, 443 केल्विन पे टेम्परेचर याद करनी है। देखो टेम्परेचर 2 याद करो, एक याद करो 17 डिग्री सेल्सियस जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड होती है,
मैं रिवीजन करा रहा हूं, मैं चैप्टर पढ़ा नहीं रहा, आपने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ रखा है, तो ये मैं फास्ट रिवीजन करा रहा हूं, तो आगे पीछे की चीज हम पढ़ सकते हैं। तो ये 17 डिग्री सेल्सियस कहां पे थी? ये थी एसिटिक एसिड की मेल्टिंग पॉइंट। ग्लेशियल एसिटिक एसिड सभी हम कहते थे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिटिक एसिड की मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है, तो विंटर में ये फ्रीज कर जाता है। मेल्टिंग पॉइंट होती है 17 डिग्री सेल्सियस। तो एक 17 डिग्री सेल्सियस याद रखो, और एक याद रखो 170 डिग्री सेल्सियस। 170 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करो, 273 ऐड करो, कितनी हो जाएगी? 443 केल्विन। यही वाली चीज है। अगर आप यहाँ 170 डिग्री सेल्सियस भी लिखते हैं तो भी सही है, याद करनी है। अगर आपको 443 केल्विन याद हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, एनसीईआरटी में 443 केल्विन ही दे रखी है। नहीं तो 17 डिग्री सेल्सियस 170 डिग्री सेल्सियस रिलेट कर सकते हैं। 70 डिग्री सेल्सियस ग्लेशियल एसिटिक एसिड, 170 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ये डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन होने से बनी क्या? डिहाइड्रेशन से बनी हमारे पास इथीन। इथीन, इथेनॉल से क्या बन गई? इथीन। अल्कोहल की बस इतनी ही रिएक्शन है। कितने रिएक्शन? ये 4 रिएक्शन यहाँ हो गए, 2 रिएक्शन यहाँ हो गए। 4 में एक ये रिएक्शन तो कुछ है ही नहीं, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट एंड लाइट। देख तो 3 ये 2 ये, याद तो यही करने। हर एक में कब कब क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है और क्या बनता है प्रोडक्ट, ये समझना। यहाँ पर एक सोडियम इथोक्साइड समझनी है अच्छे तरीके से। चलो एसिड में आ जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड ही तो है, और एक एसिड जो अपने रिएक्शंस देता है, जो एसिड बेस सॉल्ट हमने किया वो रिएक्शन ये भी देगा। हाँ ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड। तो क्या ये आयनाइज नहीं होता? आयनाइज होता है लेकिन कम होता है। क्या ये हाइड्रोजन आयन नहीं देता? देता है लेकिन कम देता है, इसलिए इसे कहते हैं वीक एसिड। ठीक है, लेकिन ये एसिड की तरह बिहेव तो करेगा। तो इसका मतलब कि एसिड और बेस अगर आप दोगे तो रिएक्शन क्या बनेगी? सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां हमारे पास एसिड कौन सी है? CH3COOH, और बेस कौन सी है? बेस है मैं सपोज करो NaOH। तो ये देगा क्या? सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट कैसे देगा? CH3COO, एक H आयनाइज होगा, H देगा, H की जगह कौन आ जाएगा? Na, और ये फिर क्या बन जाएगा? H2O। इसका नाम क्या है? ये है सोडियम इथेनोएट। ये है सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। ये थी सोडियम इथोक्साइड, एक सिंगल होती, और ये है सोडियम इथेनोएट, डबल हो, सोडियम इथेनोएट। तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करती है, सॉल्ट और वाटर देती है। ठीक इसी तरह से एसिड जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करती है तो क्या देती है? सॉल्ट CO2H2O, सॉल्ट CO2H2O। सॉल्ट फिर से कौन सी होगी हमारी? CH3COO Na, सॉल्ट तो ही हाइड्रोजन हटेगी, आयनाइज होगी, Na जुड़ जाएगी, सोडियम इथेनोएट। और CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। ये नहीं सोचना कि सर ये 2 कार्बन एक 3 कार्बन ये कहां से हो गया, ये हो नहीं गया। यहाँ पर भी एक सोडियम कार्बोनेट थी, और जनरली हम बैलेंस नहीं कर रहे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, थोड़ी सी एक बैलेंसिंग बस यहाँ पे दिखाई है। तो बनेगा क्या? सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। अगर मेटल कार्बोनेट की जगह ये मेटल बाइकार्बोनेट होती है, NaHCO3 होती, तो भी रिएक्शन सेम होता, बैलेंसिंग चेंज होती तो भी रिएक्शन सेम होता। और कोई रिएक्शन बची? एक रिएक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। और स्टेरिफिकेशन रिएक्शन को अपोजिट कर दो तो वो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है। क्या नीचे दिख रहा है? क्या नीचे दिख रहा है? ठीक है, तो ये हमारी स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, इसे मैं नीचे लिख रहा हूं, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल अगर रिएक्ट करेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल अगर रिएक्ट करेगी तो ये बनेगी ईस्टर प्लस H2। ईस्टर होती क्या है? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होती है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूं CH3COOH, और मैं एक अल्कोहल ले रहा हूं C2H5OH। देखो ये एसिड अपना H देगा, अल्कोहल अपना OH देगा, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? दोनों मिलकर बन जाएंगे H2O। और अब इसे ज्वाइन करो, CH3COO, CH3COO, और ये C2H5, CH3COO, C2H5। अब देखो यहाँ C2H5 CH3CO, यहाँ क्या किया था? पहले सोडियम बोला था, फिर बोला था इथोक्साइड, यहाँ सोडियम बोला था, फिर बोला था इथेनोएट, यहाँ
सोडियम नहीं, यहाँ क्या है, इथाइल, इथाइल C2H5 इथाइल, और ये क्या है, इथेनॉइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, इसका नाम होगा इथाइल इथेनोएट। तो इथाइल पहले इधर वाला और फिर इथेनोएट, तो इथाइल अल्कोहल से आया, इथेनोएट कार्बोक्सिलिक एसिड से आया। प्रोपाइल इथेनोएट भी हो सकता था, अगर प्रोपाइल इथेनोएट होता तो प्रोपेनॉल से बनता और इथेनोइक एसिड से बनता। अगर मान लो इथाइल ब्यूटेनोएट होता, इथाइल ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट इथाइल का मतलब इथेनॉल और ब्यूटेनोएट मतलब ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसी रिएक्शन को थोड़ा रिवर्स कर दो, मतलब कि ईस्टर वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दे दे, ईस्टर वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दे दे, तो इसे हम लोग कहते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन मतलब कि सोप बनाने के रिएक्शन। तो ईस्टर कैसे, ईस्टर हमारे पास मान लो CH3COO C2H5 है, लेकिन ये अपने आप तो नहीं देगी, तो यहां पर हमें रखना पड़ेगा NaOH। NaOH रखोगे तो देखो CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बनना चाहिए था, लेकिन H नहीं आएगी, क्या आ जाएगी यहाँ पर, Na आ जाएगी, Na, और प्लस C2H5OH। देखो यहाँ H2O नहीं है, ये H2O थी, H2O रखोगे तो रिएक्शन होगी नहीं, H2O की जगह क्या रखा, NaOH, तो OH तो अल्कोहल के साथ चली गई, तो अल्कोहल बन गई, और Na जो ये H थी, H बनने से एसिड बन रही थी, तो यहाँ H नहीं, यहाँ क्या आती है, Na आती है। इसका नाम क्या है, सोडियम इथेनोएट। एक बात बताओ, अगर मान लो C15H31 COO C2H5 ऐसी वाली ईस्टर होती और ये NaOH से आप रिएक्ट कराते, NaOH से, तो ये हमें देती C15H31 COO Na प्लस C2H5OH। ये वाली चीज देखो, C15H31 का मतलब क्या, C ये 15, 1 2 3 4 5 6 7, चलो ठीक है ये 15 है मान लो, और लास्ट में क्या है, Na, लॉन्ग चेन, और लास्ट में एक सोडियम की हेड, इसका मतलब लॉन्ग कार्बन चेन और लास्ट में सोडियम की हेड, यही तो है सोप मॉलिक्यूल, एक्चुअल सोप मॉलिक्यूल यही होती है। तो ये होती क्या है, लॉन्ग कार्बन चेन होती है, और ये आयनिक पार्ट होती है, आयनिक पार्ट, क्यों, क्योंकि हम माइनस प्लस होती है, सोडियम Na प्लस आयन होती है, Na प्लस होती है, यहाँ पर आयनिक पार्ट होती है, यहाँ पर लॉन्ग कार्बन चेन जो होती है ये हमारी होती है हाइड्रोफोबिक, ये वाटर से बाइंड नहीं करती, ये डर्ट या ऑयल से बाइंड करती है। और जो ये वाली पार्ट होती है सोडियम, ये होती है हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या करती है, वाटर से अटैच होती है। कोई डर्ट पार्टिकल्स होती है तो ये लॉन्ग कार्बन चेन ऐसे अटैच होती है, सोडियम यहाँ पर, लॉन्ग कार्बन चेन अटैच होती है, सोडियम यहाँ पर, लॉन्ग कार्बन चेन अटैच, सोडियम यहाँ पर, लॉन्ग कार्बन चेन, तो एक स्फेरिकल एग्रीगेट बनती है, स्फेरिकल एग्रीगेट को हम लोग कहते हैं मिसल। तो अगर हम क्लोथ को जब एगिटेट करते हैं तो मिसल फॉर्मेशन बहुत अच्छे से बनती है। जब आप इसके ऊपर वाटर डालोगे तो सारे सोडियम वाटर के साथ बाइंड करेंगे, और वाटर के साथ बाइंड करके जो डस्ट पार्टिकल बीच में थी, डर्ट थी, ऑयल थी, ये वाटर के साथ बाहर आ जाएगी। तो ये हमारी क्लिनजिंग एक्शन सोप की थी, जो मैंने थोड़ा पढ़ा है। डिटर्जेंट भी होती है, डिटर्जेंट और सोप में डिफरेंस भी होती है, ये थियोरेटिकल पार्ट है, ये थोड़ा सा आप रिवाइज कर सकते हो, ये आप आराम से रिवाइज कर लो। और ये रिएक्शंस अगर हम पढ़ते हैं तो रिएक्शंस से बहुत सारी चीज कवर होती है, और चांसेस है कि रिएक्शन से क्वेश्चंस आ जाए। तो कार्बन्स का इंपॉर्टेंट बस इतने ही रिएक्शंस है, सारे रिएक्शंस कवर हो गए हमारे। चलो मैं बोर्ड रब करता हूँ, मेटल और नॉन मेटल रिवाइज कराता हूँ। तो ये मेटल नॉन मेटल का चैप्टर है। मेटल नॉन मेटल के चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत याद करनी है, थ्योरी बहुत ज़्यादा है, बच्चों को दिक्कतें होती है केमिकल रिएक्शंस से। तो हम लोग मेटल नॉन मेटल के सारे केमिकल रिएक्शन एक साथ एक जगह करते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ जितनी थ्योरी भी कवर हो जाए, ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट में कवर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मेटल की पहली रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ, तो बनती क्या है, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड होती क्या है, मेटल ऑक्साइड बेसिक होती है। बेसिक मतलब ये रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देगी।
रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देगी। उसके बाद मेटल ऑक्साइड हमारी है, उसके बाद अगर नॉन मेटल है, नॉन मेटल, अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये बनाती है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होती है, ये एसिडिक होती है। ये सब हमने एसिड बेस सॉल्ट में भी पढ़ा था कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होती है। इसके बाद आ जाओ मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ। मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो देखो मेटल हाइड्रोक्साइड भी बन सकती है और मेटल ऑक्साइड भी बन सकती है, साथ साथ निकलेगी हाइड्रोजन गैस, साथ साथ हाइड्रोजन गैस। लेकिन एक बात याद रखना, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जो है वही ऐसे रिएक्शन देंगे। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड ये हाइड्रोजन से नीचे हैं, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेंगे, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, बाकी सारे रिएक्ट करेंगे। बाकी सारे में सबसे पहले मान लो पोटेशियम और कैल्शियम है, तो सोडियम और पोटेशियम भी है। सोडियम और पोटेशियम बड़े ही विगरसली रिएक्ट करते हैं, विगरसली रिएक्ट करते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल है और ये बहुत ही फास्ट रिएक्ट करते हैं। और बहुत फास्ट रिएक्ट करने के साथ साथ ये कुछ हीट भी जनरेट करते हैं। हीट जनरेट इतनी हो जाती है कि जो ये हाइड्रोजन गैस बन रही है वो जलने लगती है। तो लोग कहते हैं कि कुछ निकाला और पानी में डाला और पानी में आग लग गई। पानी में आग नहीं लगी, पानी में डाला था सोडियम, सोडियम ने रिएक्ट किया था वाटर के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाया था, साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकली थी और हीट इतनी निकली थी हाइड्रोजन गैस जलने लगी, तो हम कहते हैं पानी में आग। और एक बात और याद रखना, अगर सोडियम रिएक्ट कर रही है हमारी H2O के साथ तो ये बनेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। यही रिएक्शन कैल्शियम की अगर हो, कैल्शियम भी विगरसली रिएक्ट करता है, लेकिन जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इतनी एनफ नहीं होती, इतनी एनफ नहीं होती कि वो कैल्शियम में आग लगा सके, तो ये पानी में आग लगा सके, इतनी हीट नहीं होती। तो ये बनेगी क्या, ये भी बनेगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड नहीं हाइड्रोक्साइड बनते हैं। स्टार्टिंग वाले ये दो हाइड्रोक्साइड बनते हैं, बाकी सारे ऑक्साइड बनेंगे, हाइड्रोक्साइड और साथ साथ हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है, ये कैल्शियम के चारों तरफ हाइड्रोजन गैस के बबल्स स्टिक कर जाती है और बबल्स जब स्टिक कर जाती है तो ये फ्लोट करने लग जाती है वाटर में, ये ऊपर आ जाती है, फ्लोट करने लग जाती है। तो कैल्शियम स्टोन की तरह होती है। लोग कहते हैं देखो पत्थर हमने फेंक दिया पानी में, पत्थर फ्लोट कर रही है, पत्थर नहीं वो कैल्शियम थी और कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रही है और हाइड्रोजन गैस बना रही है। हाइड्रोजन गैस के बबल्स स्टिक कर रहे हैं चारों तरफ, बबल्स गैस स्टिक टू द कैल्शियम एंड इट बिकम्स एंड इट फ्लोट्स इन वाटर। तो ये रिएक्शन थी हमारी वाटर के साथ और ये वाटर की स्टोरी थी। तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड और वाटर। मेटल ऑक्साइड कब बनेगा, अगर आप इसकी जगह अगर आप ले रहे हो आयरन, आयरन प्लस वाटर। अब आयरन तो और कम है रिएक्शन में और कम है, तो आयरन ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा, उसको वाटर की जगह स्टीम चाहिए होगी, तब भी रिएक्ट नहीं करेगा। उसको रेड हॉट आयरन चाहिए, गर्म किया हुआ आयरन बिल्कुल रेड हॉट। अब उसके ऊपर स्टीम डालोगे तो बनेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ हाइड्रोक्साइड नहीं, यहाँ फेरस ऑक्साइड बन रही है, फेरिक ऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे जैसे नीचे जाओगे तो रिएक्शन करने की जो कैपेबिलिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, रिएक्टिव वो कम होती चली जाती है। ऊपर वाले जो है बड़े फास्ट रिएक्ट करते हैं, नीचे वाले देखो रेड हॉट आयरन और स्टीम तब जाकर ये बनती है। ठीक है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड मैंने क्या बताया, मेटल हाइड्रोक्साइड कब कब बन रही है, सोडियम पोटेशियम, उसके आगे फिर मेटल ऑक्साइड बन रही है। हालांकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी देती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी देती है, ये अभी नहीं आना चाहिए। आप बस इतना कर सकते हो, मेन पर्पस है हाइड्रोजन गैस निकलती है। फिर मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ, ये भी हमने पढ़ रखा है। एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करती है तो ये क्या बनती है, सॉल्ट और प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस। यही अगर मेटल की जगह मेटल ऑक्साइड हो, मेटल की जगह मेटल ऑक्साइड हो, मेटल ऑक्साइड बेसिक होती है और ये अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो ये क्या बनेगी, सॉल्ट प्लस वाटर। ये सब रिएक्शंस हमने एसिड बेस्ड सॉल्ट में भी पढ़ा था। मेटल ऑक्साइड अगर एसिड से रिएक्ट करेगी तो सॉल्ट और वाटर बनेगी। ठीक है, अगर मान लो मेटल ऑक्साइड की जगह हमने ले लिया नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड ये होती है एसिडिक, तो ये रिएक्ट करेगी बेस के साथ और ये भी क्या बनाएगी, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये इतने सारे रिएक्शंस हैं हमारे मेटल्स के। बस जानना ये है कि मेटल और मेटल ऑक्साइड, अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है मेटल ऑक्साइड बना रही है, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है नॉन मेटल ऑक्साइड बना रही है। मेटल ऑक्साइड बेसिक है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है।
मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है तो वो बना रही है मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर आपके पास मेटल एसिड से रिएक्ट कर रही है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड अगर रिएक्ट कर रही है एसिड के साथ तो सॉल्ट और वाटर। और नॉन मेटल ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्ट कर सॉल्ट और वाटर। ये वाली दोनों कैसे रिएक्शन है, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह है। ठीक है, रुको और आगे देखते हैं। एग्जाम्पल में एक करके करते हैं फिर से। सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सॉरी सोडियम ऑक्साइड, सिर्फ और सिर्फ सोडियम ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड सपोज करो SO2, नॉन मेटल कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। मेटल और वाटर ये तो हमने किया ही था। Na प्लस H2O क्या बनेगी ये NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर कैल्शियम है, कैल्शियम और वाटर तो ये बनेगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मैग्नीशियम का एक मैंने क्या बताया, वाटर, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन भी बन सकती है। और मैग्नीशियम प्लस H2O ये मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। अगर ये आपने हॉट वाटर लिया तो ऐसा, स्टीम लिया है तो ऐसा। स्टीम लोगे तो ऑक्साइड बन जाएगी, अगर ये लोगे तो सॉरी स्टीम लोगे तो ये बनेगी, और वाटर लोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। इससे भी हमें कोई खास मतलब नहीं है, बस इतना जानना है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों बन सकती है, लेकिन इसके बाद जितने भी है सभी के सभी में ऑक्साइड बनेंगे। तो ये हमारी हो गई, ये हमारी हो गई मेटल और वाटर की स्टोरी भी मैंने आपको बता दी, कैल्शियम की और सोडियम की। अब मेटल और एसिड, मान लो ये हमारे पास सोडियम है, एसिड हमने HCl ले लिया तो ये क्या बनेगी सॉल्ट NaCl। एसिड है, मेटल है तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, सिर्फ हाइड्रोजन गैस। अगर मेटल ऑक्साइड होती जैसे कि Na2O अगर HCl से रिएक्ट करती तो ये क्या बनती, ये भी सॉल्ट बनती NaCl, लेकिन अब निकलती क्या, यहाँ पर आती H2O। ये एसिड और बेस वाली रिएक्शन है, ये वाली एसिड और ये बेसिक ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड के ऐसे कोई एग्जाम्पल आते तो नहीं, लेकिन चलो CO2 अगर लिया और आपने बेस ले लिया NaOH तो सॉल्ट क्या बनेगी, सॉल्ट बनेगी Na2CO3 प्लस H2O, ये हमारी सॉल्ट है। मेटल नॉन मेटल में ही हमारे पास दो ऑक्साइड थे, एक थी जिंक ऑक्साइड और एक थी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दोनों ऑक्साइड एसिडिक भी होते हैं और दोनों ऑक्साइड बेसिक भी होते हैं, और इनको कहते हैं हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये भी हमने लास्ट टाइम पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड के रिएक्शन भी लिख लिए थे। फिर से एक बार लिख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगी। अगर जिंक ऑक्साइड, ये एक मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड तो बेसिक होती है, तो मेटल ऑक्साइड बेसिक होती है तो हमने एसिड से रिएक्ट कराया, एसिड से रिएक्ट करके ये क्या बनेगी, ये बनेगी ZnCl2 प्लस H2, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अगर ये ZNO है और ये अगर बेस से रिएक्ट कर रही है NaOH, अब फिर से सॉल्ट बनेगी, अब सॉल्ट बनेगी Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस वाटर। तो एक बार ये बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव कर रही है, एक बार ये एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव कर रही है। जब एसिड है तो बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव कर रही है, जब बेस है तो एसिडिक ऑक्साइड की तरह बेस कर रही है। यहीं पर एक और रिएक्शन हमें याद करनी चाहिए, जिंक वाली। जिंक अगर NaOH से रिएक्ट कर रही है तो ये क्या बनाएगी, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। वाटर की जगह क्या निकलेगी, सिर्फ हाइड्रोजन। अगर मेटल है तो सिर्फ हाइड्रोजन गैस। तो ये हमने जिंक का पढ़ लिया। अब कौन सा है हमारे पास, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर Al2O3 अगर HCl से रिएक्ट कर रही है, Al2O3 HCl से, ये एसिड है तो ये बेस की तरह बिहेव करेगी, और ये क्या बनाएगी, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ साथ वाटर H2, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अगर ये Al2O3 अगर ये हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं NaOH बेस के साथ हो तो ये बनेगी सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस H2, ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सोडियम एल्यूमिनेट नाम थी, ये नाम याद करना है। यहाँ पर हमें ये वाली रिएक्शन भी याद करनी चाहिए, Al प्लस NaOH, सब कुछ सेम, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट के साथ साथ यहाँ पर वाटर की जगह सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। तो ये हमारी सारी रिएक्शन थी मेटल और नॉन मेटल की। ये एक पार्ट था मेटल नॉन मेटल का, इसके कुछ रिलेटेड स्टोरीज थे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो मेटलर्जी के सारे रिएक्शंस हैं। मैं बोर्ड रब करता हूँ, नेक्स्ट बताता हूँ। तो मेटल नॉन मेटल में कुछ रिएक्शंस, 4-5 रिएक्शंस और हैं।
ये हमने 4-5 रिएक्शन पढ़े थे, 4-5 रिएक्शन और है वो मेटलर्जी के पार्ट में है। तो मेटलर्जी के रिएक्शन में सबसे पहले याद करो हम लोग ये कर लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में लो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स हैं उनकी एक्सट्रैक्शन कैसे करते थे। उनकी एक्सट्रैक्शन डायरेक्ट हीटिंग से होती थी। एग्जाम्पल क्या था, मरकरी का ओर था। मरकरी की ओर कौन है, HGS, नाम क्या है इसका, सिन्नाबार। मरकरी सल्फाइड, अगर ये मरकरी सल्फाइड है तो इसकी हीटिंग करनी पड़ेगी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहलाती क्या है ये, रोस्टिंग का मतलब है हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बनेगी क्या, मरकरी ऑक्साइड प्लस SO2। अब ये जो मरकरी ऑक्साइड है इसकी फर्दर हीटिंग की जाए, तो ये हमें मिल जाएगी मरकरी प्लस ऑक्सीजन। तो ये हमने मरकरी का एक्सट्रैक्शन कर लिया। इसी के साथ साथ एक हमारी कॉपर की भी थी, कॉपर के एक्सट्रैक्शन। और क्या थी, कॉपर सल्फाइड को हम लोग कॉपर ग्लांस भी कहते हैं, और ये कॉपर सल्फाइड है, IDE, कॉपर सल्फाइड के लिए भी इसमें ऑक्सीजन तो नहीं है। हम लोग हमेशा सल्फाइड वाले ओर को या किसी भी ओर को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करके उसकी रिडक्शन करा देते हैं। यहाँ पर भी हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट किया और ये हमने क्या किया, ये हमने रिडक्शन किया है। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस रोस्टिंग था और रिडक्शन करने का प्रोसेस डायरेक्ट हीटिंग था। डायरेक्ट हीटिंग से हमने इसको रिडक्शन कर लिया। कॉपर सल्फाइड, इससे भी हम लोग क्या करेंगे, इसकी भी हम लोग रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग मीन्स हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये बनेगी क्या, Cu2O प्लस SO2। इसके बाद रोस्टिंग के बाद आप इसकी करोगे रिडक्शन कैसे होगी, रिडक्शन जस्ट बाय हीटिंग होगी। बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल हीट किया, इसकी रिडक्शन हो गई। तो रिएक्शन कैसे, Cu2S अभी भी है और साथ साथ कौन बनी, Cu2O, दोनों के दोनों एक साथ है। और इसकी जब हीटिंग होगी तो ये बनेगा कॉपर प्लस SO2। याद करने वाली बात क्या है, जब आप मरकरी सल्फाइड लेते हो तो मरकरी ऑक्साइड बनती है, मरकरी ऑक्साइड से डायरेक्ट मरकरी ऑक्सीजन बनती है। लेकिन जब आप कॉपर का करते हो तो यहाँ कॉपर सल्फाइड की कॉपर ऑक्साइड बनी, लेकिन यहाँ सिर्फ कॉपर ऑक्साइड नहीं रखा है, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड दोनों हैं और साथ साथ हीटिंग हो रही है, तो जाकर कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। तो ये रिएक्शंस अगर याद है तो रिएक्टिविटी सीरीज के लेस ऑर्डर, नीचे लो ऑर्डर रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी प्रोसेस भी आपको याद है, उसकी प्रोसेस भी याद होगी पूरी की पूरी। और एक और भी बात याद होगी, रिडक्शन करने के स्टेप्स क्या होते हैं। रिडक्शन करने का एक पहला स्टेप है, रिडक्शन करने का पहला मेथड क्या है, हीटिंग से रिडक्शन हुई है। साथ साथ रोस्टिंग और कैल्सिनेशन भी याद हो रही है। रोस्टिंग, हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कैल्सिनेशन, हीटिंग ऑफ ओर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद एक और थी हमारे जिंक सल्फाइड। ये क्या है, जो मिडिल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में है, मिडिल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में जो हमारे मेटल्स हैं उसकी एक्सट्रैक्शन कैसे होती है। तो जिंक सल्फाइड है। जिंक सल्फाइड क्या कहलाती है, जिंक ब्लेंड कहलाती है। जिंक सल्फाइड क्या कहलाती है, जिंक ब्लेंड। जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन तो नहीं है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया, इसकी हीटिंग कर दी, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग से ये क्या बनेगी, ये बन जाएगी जिंक ऑक्साइड प्लस SO2। ये हमने क्या किया, हम लोगों ने रोस्टिंग कर दिया, रोस्टिंग लिखा है मैंने, वो रोस्टिंग कर दिया। रोस्टिंग करने से जिंक ऑक्साइड मिल गई। अच्छा, दूसरी ओर जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन करेंगे अभी। उससे पहले जिंक की एक और ओर है, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। इसका नाम होता है, इसकी नाम होती है कैलामाइन। ये जिंक की ओर है। अब इसमें कार्बोनेट ओर है, कार्बोनेट में ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंस है, तो इसकी हमने जस्ट हीटिंग कर दी। इसकी हमने क्या कर दी, जस्ट हीटिंग कर दी। हीटिंग करी तो आपको मिल गया जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। ये कौन सी प्रोसेस है, कैल्सिनेशन प्रोसेस है। कैल्सिनेशन, C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट ओर। कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर की कहते हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी है तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर भी कहते हैं। रोस्टिंग में हीटिंग विथ प्रेजेंस ऑफ, हीटिंग इन एयर कहते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। अच्छा, दोनों से ही आपको जिंक ऑक्साइड मिल गया।
दोनों से ही आपको क्या मिला, जिंक ऑक्साइड मिला। अब इस जिंक ऑक्साइड का क्या करोगे, जिंक ऑक्साइड का आप रिडक्शन करोगे, रिडक्शन विथ कार्बन, रिडक्शन विथ कार्बन। और जिंक ऑक्साइड की जब रिडक्शन विथ कार्बन करते हो, जिंक प्लस कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनती, कार्बन मोनोक्साइड। ये आपने क्या किया, ये आपने रिडक्शन कर दिया। और रिडक्शन बाय कार्बन, रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन। तो देखो यहाँ भी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन वाली बात समझ में आती है। रोस्टिंग कैल्सिनेशन के डिफरेंस भी कर सकते हैं, रिएक्शन भी हमने सारे कर लिए। और रिडक्शन के दो मेथड पढ़ लिए। रिडक्शन की पहली मेथड हीटिंग, हीटिंग जो कि लो ऑर्डर रिएक्टिव मेटल्स में हम करते हैं। रिडक्शन की दूसरी मेथड, रिडक्शन की दूसरी मेथड है यूजिंग कार्बन, कार्बन। रिडक्शन की एक और मेथड बता रहा हूँ, रिडक्शन के एक और मेथड है, रिडक्शन की होती है यूजिंग हायर रिएक्टिव मेटल्स, यूजिंग हायर रिएक्टिव मेटल्स। इसी का एग्जांपल में ये था थर्मिट रिएक्शन, थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन क्या थी, थर्मिट रिएक्शन हमारे पास थी आयरन की ऑक्साइड थी Fe2O3, इसको एल्यूमिनियम से रिएक्ट कराओ। एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से ऊपर होती है, आयरन ऑक्साइड से, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव एल्यूमिनियम होती है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, इसे डिस्प्लेस कर देगा, या बोलो तो रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो ये हमारे पास बनेगा आयरन प्लस Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ साथ निकलेगी बहुत ज़्यादा हीट इतनी ज़्यादा होगी कि जो ये आयरन होगी ये लिक्विड मॉल्टन स्टेट में मिलेगी आपको, मॉल्टन स्टेट में। और मॉल्टन आयरन जो निकल रही है इससे हम रेलवे के क्रैक्स वगैरह ज्वाइन करते हैं। तो ये है थर्मिट रिएक्शन। और थर्मिट रिएक्शन की यूज क्या है, टू ज्वाइन द क्रैक्स ऑफ द रेलवेज ट्रैक। व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन, iron oxide reacts with aluminium to give iron in molten state and aluminium oxide in which lot of heat is produced and iron is obtained in molten state. This reaction is called thermic reaction. यहाँ पर रिडक्शन किससे हुई है, यहाँ रिडक्शन हुई है एल्यूमिनियम से। तो रिडक्शन की कौन सी मेथड होगी, तीसरी मेथड। पहली मेथड हीटिंग वाली, दूसरी मेथड यूजिंग कार्बन, और तीसरी मेथड यूजिंग हायर रिएक्टिव मेटल्स। और एक और भी मेथड होती है रिडक्शन की, वो होती है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, रिडक्शन यूजिंग करंट। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होती है, वो किसके लिए होती है, वो होती है टॉप ऑर्डर वाले रिएक्टिव मेटल्स, टॉप ऑर्डर रिएक्टिव मेटल्स। तो मतलब जो मेटल्स जो रिएक्टिव सीरीज के ऊपर होते हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एल्यूमिनियम, अगर इनकी एक्सट्रैक्शन करनी है तो इनकी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करनी पड़ती है। तो सोडियम के जगह में सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड। अगर एल्यूमिनियम चाहिए तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हायर रिएक्टिव वाले की मॉल्टेन क्लोराइड लेते हैं या फिर मॉल्टेन ऑक्साइड लेते हैं और यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट उसकी रिडक्शन कराते हैं। वही चौथा हमारा मेथड है जिससे हम टॉप ऑर्डर के रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस पढ़ा तो देखो पूरी मेटलर्जी कवर हो गई। क्या, पहला, सबसे पहला हायर ऑर्डर वाले को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। याद क्या करना है, मॉल्टेन क्लोराइड लेते हैं सोडियम और पोटेशियम के लिए, कैल्शियम के लिए भी लेते हैं, और ऑक्साइड में एल्यूमिनियम के ऑक्साइड लेते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराते हैं। क्यों इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराते हैं, क्योंकि दे आर हाईली रिएक्टिव एंड दे कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी अदर मेटल। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, अगर वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो उनको कोई दूसरा मेटल तो रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ना कार्बन कर पाएगा, और वो खुद ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, तो उनसे ज़्यादा रिएक्टिव वाले मेटल नहीं है, और ना ही हीटिंग से हो पाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि हायर रिएक्टिव मेटल वाले का रिडक्शन मेथड इलेक्ट्रोलिटिक क्यों होता है, क्योंकि बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, दे कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी अदर मेटल। तो हायर रिएक्टिव का हमने एक्सट्रैक्शन पढ़ लिया। दूसरा मिडिल ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर में देखो यही एग्जांपल जिंक का लेना है। मिडिल ऑर्डर वाले का हम क्या करते हैं, पहले उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है कि ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों करते हैं। ऑक्साइड में कन्वर्ट किसी भी चीज़ को इसलिए करते हैं क्योंकि ऑक्साइड से रिड्यूस करके मेटल निकालना आसान होता है। सो ऑल द मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड बिकॉज इट इज ईजियर टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड बाय रिडक्शन। और रिडक्शन किससे कर रहे हैं, कार्बन से कर रहे हैं। तो देखो मिडिल ऑर्डर की भी रिएक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद जो लो ऑर्डर की है, लो ऑर्डर के देखो दो एग्जांपल थी, मरकरी और कॉपर सल्फेट, उसके रिएक्शंस भी थे, तो उसके रिएक्शंस हमने कर लिए। ये हमारी मिडिल ऑर्डर की रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। तो ये हमारी पूरी मेटलर्जी लगभग कवर हो गई। मेटलर्जी होती क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, उसे हम मेटलर्जी कहते हैं। एक होती है गैंग, GANGUE, गैंग, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर्स, उसे हम गैंग कहते हैं। मिनरल्स क्या होती है,
मिनरल्स जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, उसे हम मिनरल्स कहते हैं। ओर्स क्या होते हैं? मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, जिसमें एक इम्प्योर कॉपर लेते हैं, एक प्योर कॉपर लेते हैं। ये आपको पढ़ना होगा, ये थ्योरी का पार्ट है, ये आप पढ़ सकते हो। अभी ऐसे भी हम ये फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो फास्ट रिवीजन यहीं रखते हैं। रेस्ट ऑफ द पार्ट आपको पढ़ना है। सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठे फास्ट रिवीजन नहीं कर सकते, डिटेल है तो डिटेल चैप्टर की वीडियोज़ है, आप वहाँ देख सकते हो। और अच्छे से तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट।